अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन कहाँ चला गया है और अगर वो वापस आ गया है तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर सबसे ज्यादा किसी ने मेरी मदद की तो वो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट श्रीमान पेमा खांडू जी ने मदद किया। सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मतलब तोको सितल जो है क्यों पेमा खांडू के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। लकीली अनलकीली अगर वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं होना था कि हु इज पेमा खांडू, कौन है पेमा खांडू। बट व्हाई ओनली टीम एएसी? और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं करप्शन के अगेंस्ट में मुद्दा उठाने के लिए। पूरा एएसी को ही बर्डन दे के रखना भी तो क्या जरूरी है? मतलब इवन मैं खुद भी क्यूरियस थी कि ये लोग सचमुच में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहोगे? क्या आप एमएलए या एमपी या अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे बाहर में? बिकॉज पीपल थिंक यू हैव दैट पोटेंशियल कि यू आर आउटस्पोकन। नमस्ते, आप देख रहे हैं अरुणाचल न्यूज 24/7 जो है अरुणाचल का सबसे पहला डिजिटल न्यूज पोर्टल और मैं सपना। तो आज हमारे स्टूडियो में है तोको सीतल जी जो है चेयरपर्सन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। सभी लोगों ने देखा, पूरे देश ने, पूरे भारत ने, पूरे अरुणाचल ने देखा कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है अरुणाचल से, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर जो कैपिटल सिटी है यहाँ से दिल्ली की ओर वो पैदल यात्रा पे निकले थे। बहुत लोगों ने उनको फॉलो किया, देखा और वो बहुत महीने, हम सीधे बात में स्पेसिफिकली जानेंगे, लेकिन बहुत महीने वो दिल्ली में रहा और करप्शन के अगेंस्ट में उन्होंने एक मुद्दा उठाया और एक रैली धरना किया जंतर मंतर में जाके। तो बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि हम शीतल मैडम से मिले और उनसे बात करें जो अब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम जो है वो अब वापस अपने स्टेट में अरुणाचल में आ गए थे। बहुत लोगों को जानना है कि अब क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन इज टेकिंग, और सबको ये क्यूरियोसिटी भी है, मुझे पता है। मैं भी जब लोगों को मिलती हूँ फील्ड में तो मुझे पूछते हैं कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन कहाँ चला गया है और अगर वो वापस आ गया है तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये जानने के लिए हम भी बहुत एक्साइटेड है। तो वी आर वेरी लकी कि आज हमारे स्टूडियो में तोको सीतल जी है जो है चेयरपर्सन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के। तो चलिए हम उनसे सीधा बात करते हैं। तो वेलकम टू आवर स्टूडियो मैम। बहुत दिनों के बाद हम दोनों फिर से एक ही साथ फ्रेम में मिल रहे हैं। तो आप कैसे हैं अभी और आपका हालचाल कैसा है अभी? थैंक यू सो मच माय डियर स्वीट सिस्टर, क्योंकि आप जर्नलिस्ट जरूर हो बाय प्रोफेशन, लेकिन जितना दिन जितना महीना भर आपने हमारे साथ सफर किया उस दौरान आपसे एक कनेक्टिविटी जो कनेक्शन जो बन गई थी, जर्नलिस्ट से ज़्यादा आप मेरी बहन और मेरी हमसफर रही है। तो बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले शुक्रिया आपके इस न्योते के लिए। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अपने प्रदेश में अपने घर में वापस आकर के, और दोबारा आपको भी यहाँ कुशल मंगल देखकर बहुत खुश हूँ। धन्यवाद आपका। तो जैसे आप अभी अरुणाचल आ गए हो तो आपका जो सफर है ये कोई छुपा हुआ सब एक जर्नी नहीं था जो आपके टीम के साथ में आप जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो गए थे ईटानगर से लेके आप दिल्ली तक गए। तो मे भी कोई कोई लोग होंगे जिसने नहीं भी देखा होगा, जो व्यूवर्स है जो पहला बार देखने वाला भी होगा। तो एक ब्रीफ आपका जो ईटानगर से लेके आपका जो जर्नी रहा दिल्ली तक जंतर मंतर तक, और एक ब्रीफ में आप बताइए कि कैसा रहा, किस तरह से जो आपने एक मुहिम उठाया था वो किस तरह से हुआ, एक ब्रीफली हमें थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा हुआ था सब कुछ स्टोरी। देखिए सपना जी, ऐसा है कि इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है और सबको पता ही है, ऑलमोस्ट पूरा अरुणाचल को तो पता ही है। साथ ही साथ आई थिंक इंडिया के भी कुछ जिन क्षेत्रों ने हमारे मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा भी अगर रुझान रखा होगा, थोड़ा सा रुचि रखी होगी, उनको भी पता होगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ से जुलाई जुलाई अगस्त के 22 से निकले थे लोग। तो 22 से निकले थे लोग, यहाँ से पैदल चलना स्टार्ट किया। खैर मैं तो 24 को जुड़ी थी बीच रास्ते, तो वहां से हमने स्टार्ट किया और आपने देखा कि कैसे एक टीम, यहाँ से एक टीम का गठन होता है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के नाम से। उसके बाद में वो टीम जो है यहाँ पूरा 28 दिन आईजी पार्क टेनिस कोर्ट में धरना पे बैठता है। करप्शन के अगेंस्ट में वो लोग स्लोगन्स लगाता है और हाय हाय करता है। करप्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो लोग मूवमेंट लॉन्च करता है। एंड देन वो लोग बाद में फाइनली डिसाइड करता है कि नहीं, हम यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम दिल्ली की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री की ओर। तो प्रधानमंत्री की ओर जब वो लोग निकले तो मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगा। तो बाद में मैंने भी सोचा कि जब इतने यंग एनर्जेटिक यूथ्स लोग, जो अपकमिंग जो हमारा फ्यूचर है, स्टेट का जो फ्यूचर यूथ्स लोग, ये लोग जा रहे थे, क्यों ना मैं भी साथ देने जाऊं। मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं दिल्ली तक पहुंचूंगी। मैंने सोचा कि बीच में जाकर के 1-2 दिन सपोर्ट करूंगी और उनको थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करके
मैं वापस आ जाऊँगी और जो भी मुझसे असिस्टेंस बन पड़ेगा मैं उन लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो एक प्रकार से तो उनके पास हॉस्पिटल का भी कोई वो नहीं था, मैनेजमेंट नहीं थी, एम्बुलेंस का कोई कुछ नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि एक मदरली फिगर, एक सिस्टरली फिगर हूँ, तो एक एल्डर सिस्टर होने के नाते, एक माँ होने के नाते चलो चलकर देखते हैं बच्चे कैसे चल रहे हैं। और इवन मैं खुद भी क्यूरियस थी कि ये लोग सचमुच में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए फ़ील्ड में मैं उतरी थी गई थी। तो बाद में जैसे फिर मेरे फ़ील्ड में उतरने के बाद में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने पूरा खुला है, ओपन है, तो सबने देखा क्या हुआ। उसके बाद में जो टीम को जिसने गठन किया था, उन लोगों ने बीच रास्ते अपना हौसला तोड़ दिया और टीम को बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया और वो वापस आ गए अरुणाचल। लेकिन जो बाकी हम लोग जो आधे लोग जो बीमार थे, बीमार वाले लोग जो आगे निकल गए थे, वो बाद में जाके फँस गया कि ओरिजिनल जो टीम का जो कर्ता-धर्ता था, जो नेता था, लीडर था, वो लोग तो उन लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि नहीं हम इस मूवमेंट को अब यहाँ पर हम विथड्रॉ कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। तो किस कारणवश उन्होंने स्टॉप किया वो नहीं पता, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आता है रात को मिडनाइट को मीडिया के माध्यम से। उसके बाद में जब हम वो स्टेटमेंट देखते तो हम खुद शॉक हो जाते कि अब क्या होगा? तो उसके बाद में हमारे साथ जितने भी लड़के जुड़े हुए थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं दीदी, ये तो हमारा प्रेस्टीज का भी इश्यू बन गया। अब हम जो है उन्होंने विथड्रॉ कर दिया, हमको नहीं बताया, हमको कुछ भी नहीं बोला और हम बीच रास्ते आकर यहाँ पहुँच चुके, तो यहाँ से हम वापस नहीं जाएँगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, बट हम कंटिन्यू करेंगे मूवमेंट को। तो देन वहाँ फिर न्यू कैबिनेट का गठन हुआ। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी एज इट इज़, कन्वेनर एज इट इज़, फाइनेंस एज इट इज़। फिर बाद में उन लोगों ने मुझे बोला कि दीदी आप हमें बीच रास्ते से छोड़ के वापस मत जाइए, आप हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए दिल्ली तक और हमारे इस इश्यू को आप लीड कीजिए। तो इसीलिए उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया और उन लोगों ने बड़े प्यार से मुझे बोला, प्रपोज़ल दिया कि आप चेयरपर्सन बन जाइए। तो मैंने देखा, हालात को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा चलो ठीक है, जब बच्चे इतने प्यार से और इतने मासूमियत से बोल रहे तो मैं भी साथ में चलो अपना लेते, उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और मैं बन गई एएसी की चेयरपर्सन बीच रास्ते से। मतलब कोई प्लान नहीं थी, मेरा अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं हर बार बोलती हूँ मीडिया के सामने जब भी आती हूँ मैं बोलती हूँ कि इट वाज़ नॉट माय कांसेप्ट टू फॉर्म ए ग्रुप एंड देन इस तरीके से हल्ला बोल मचा के यहाँ से वहाँ जाना। मैं तो बीच रास्ते सिर्फ़ एक सपोर्टर बन के गई थी, बट मैं दुर्भाग्यवश वहाँ फँस गई और उसके बाद में एक सपोर्टर से बाद में मुझे एक अ, मतलब टॉर्च बेयरर के रूप में उन लोगों ने मुझे नियुक्ति की, तो मुझे आगे लीड करना पड़ा। तो इस तरीके से मैं निकली और क्या था, बस हम सड़क पर चलते गए, तो यहाँ से सरकार की तरफ से एक-एक नमूने उतरते गए, मीडिया के माध्यम से आते गए और जब उन लोगों को लगा कि ये औरत तो बिल्कुल रुकती नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलती है और इतना चिल्ला के बोल रही कि पूरा इंडिया को इकट्ठा कर रहा है मीडिया के माध्यम से, तो उनको लगा कि इस औरत को ही हम खत्म करते हैं। कि जब मतलब साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे लायक ऐसा कुछ उन लोगों ने साम, दाम, दंड, भेद अपनाया और मुझे डिफ़ेम करने के लिए, मुझे ख़त्म करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश उन लोगों ने किया, पुरज़ोर कोशिश किया और मुझे इस बात का बहुत एक संतुष्टि है कि पूरा सरकार का पूरा टीम सड़क पे उतर गया, सिर्फ़ एक मुझ अकेली नारी को लड़ने के लिए, मुझे ख़त्म करने के लिए। बट मेरे ऊपर वाले मेरे ईश्वर यीशु मसीह को मैं बहुत-बहुत हज़ारों मतलब करोड़ों टाइम्स धन्यवाद देती हूँ कि मेरे उस प्रभु ने, मेरे उस मसीह ने मुझे हमेशा मेरा समर्थन किया, मुझे सपोर्ट किया और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा। जबकि मैंने कोई गलत किया नहीं, मैंने किसी का कुछ बुरा चाहा नहीं और किसी के लिए मैंने कोई मतलब ऐसा इल इंटेंशन रखा नहीं, तो मेरे साथ भी गलत नहीं हुआ। गलत बहुत कुछ लोगों ने गलत करने की कोशिश की, बट हर मुश्किल से मैं निकल कर उभर कर वापस आ गई और चलते-चलते बीच रास्ते आप भी जॉइन हो गए। उसके बाद में लखनऊ में हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, वो आपने देखा, आप खुद ही साथ में थी। एक्चुअली वो होटल का अरेंजमेंट भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, पता नहीं था। आपके और आकाश भाई की मदद से हम वहाँ पहुँचे थे, लेकिन उन उसको इस तरीके से प्रेज़ेंट किया गया कि अ, मतलब एक कंप्लीटली एक स्टोरी का एक अलग ही मतलब इमेजिनरी वो लोग अपना से मतलब सेल्फ स्क्रिप्ट बना के ऐसा प्रेज़ेंटेशन देने की कोशिश की। बट कोई बात नहीं, नेवर माइंड, जो होता है अच्छा के लिए होता है। और मैं आज आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके सामने स्पष्ट रूप से मैं कह दूँ, आज अगर आप लोग मुझे
जो मुझे दिल से मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, मदर ऑफ अरुणाचल या फिर आयरन लेडी या स्टील लेडी या जो भी शीतल दीदी के नाम से अगर आप लोग मुझे अ, आज मुझे पहचान रहे हो, जान रहे हो, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और मेरे इस मुहिम को दिल्ली तक सही सलामत पहुँचाने में और मुझे इतना कामयाब और इतना प्रसिद्ध बनाने में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मेरी मदद की तो वो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट श्रीमान पेमा खांडू जी ने मदद किया। वो मदद इस तरीके से किया कि उसने हथियार छोड़ा था मुझे बर्बाद करने के लिए, उसने ज़हर छोड़ा था तो शीतल को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो ज़हर पेमा जी के हाथ से निकलते समय ज़हर था, बट बीच रास्ते में मुझ तक पहुँचते-पहुँचते वो अमृत बन गया। वो ज़हर जो अमृत बन गया और लोगों का प्यार मिला। अगर लखनऊ का वो इंसिडेंट नहीं होता और कुछ लेडीज़ आके मीडिया में मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में, मेरे कैरेक्टर के ऊपर असैसिनेट नहीं करता, मुझे गंदी-गंदी गालियाँ नहीं देते, तो शायद अरुणाचल के पब्लिक इतने मतलब टर्न अप नहीं होते जितना आज के डेट में हुआ है। और लोगों को सबसे पहले लोगों को ये इश्यू समझ में नहीं आ रहा था कि एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ द इश्यू, मतलब चल क्या रहा है। जब लोगों को ये अचानक से एक शॉकिंग लगा कि अरे! हमारे प्रदेश से, हमारी स्टेट से हमारा अपना एक लेडी जा रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहा है, तो उसपे कोई भी आके कुछ भी उल्टा-सीधा बोलने का उसको किसने हक दिया है? स्पेशली आउटसाइडर ना, जो अदर स्टेट, नेबरिंग स्टेट से लोग हैं, तो उन उन लोगों को किसने ये हक दिया उनके ऊपर इतना गंदा-गंदा शब्द इस्तेमाल करने का, उनको रैग करने का, उनको रेसिस्ट करने का? तो एक एट्रोसिटी उनको करने का ये हक किसने दिया? ये तो हमारा अपना एक जो हमारा एक ट्राइबल ब्लड है, हम लोग का खून तो खौलता है ना, ब्लड गरम हो जाता है कि अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक था फैक्टर। तो दूसरा फैक्टर ये था कि ये जो अपने ही अरुणाचल के कुछ लेडीज़, अपना ही हमारा ट्राइबल लेडीज़ लोग आकर के जब कोई लेडी कोई अगर करप्शन के इश्यू को लेकर के बात कर रहा है, बातों में कितना सच्चाई है, नहीं है, वो तो पहले पता करो। आप सीधा मीडिया में आकर के कुछ भी उल्टा-सीधा ब्लेम कर दोगे, कुछ भी उसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेट कर दोगे, उसको गंदा बनाने के लिए आप खुद इतना गंदा गिर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। तो ये लोगों को बहुत दिल में लगा। तो इसके वजह से मुझे लगता है आई थिंक इन लोगों को मैनेज करने में, हायर करने में बेचारे सीएम साहब ने काफ़ी मोटी रकम खर्चा किया होगा। तो उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑनरेबल सीएम सर, पेमा जी। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती है, आपके कानों तक या आपके सरकार के आपका पूरा जो टीम है, उस तक किसी के कान तक भी पहुँचती है, तो मैं अपनी तरफ से आपको हाथ जोड़कर बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना पॉपुलर और इतना फ़ेमस बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने बहुत महँगा खर्चा किया होगा, तो उस खर्चे के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे पास मेरी तो औकात नहीं है कि मैं आपको वो रिटर्न कर सकूँ, बट मैं थैंक यू के अलावा कुछ नहीं कह सकती। तो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ सीएम पेमा खांडू जी को और साथ ही साथ दिल्ली पहुँचने के बाद क्या हुआ? दिल्ली पहुँचने के बाद एक तो देखिए लोग ये कहते हैं आज के डेट में मैं आज बहुत शांत स्वभाव से आपके साथ बहुत कंफर्टेबल होके बैठकर मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मैं पूरी मन की बात खोल के बोल रही हूँ। लोग कहते हैं कि ये लोग एएसी दिल्ली में जाके क्या कर लेगा? क्या उखाड़ लेगा? क्या कर लेगा? क्या उखाड़ लेगा? बेकार है, ये लोग बक-बक करेगा, कुछ दिन थक जाएगा, आ जाएगा और कुछ लोगों का तो ये कहना था कि लोग दिल्ली तो कभी नहीं पहुँचेंगे, बीच रास्ते से गायब हो जाएँगे या आ जाएँगे, मतलब काइंड ऑफ परसेप्शन वाज़ लाइक दैट। एंड देन फाइनली क्या हुआ? हम दिल्ली पहुँचे। जब हम दिल्ली पहुँचे तो हम मतलब हम खुद ही विश्वास नहीं कर रहे थे कि हम दिल्ली पहुँच गए हैं। तो एक देखिए दिल्ली में पहुँचना इटसेल्फ वाज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट व्हाट आई फील फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट अगर मेरे दिल से अगर आप पूछेंगे, दिल्ली पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद में हम दिल्ली तक चिल्ला-चिल्ला कर नारेबाज़ी लगाकर हाथ में बैनर लिए, पोस्टर लिए, तिरंगा लिए हम पहुँचे। ये काफ़ी था देशवासियों को बताने के लिए कि हमारे प्रदेश में चल क्या रहा है और प्रदेश का प्रशासन कैसा है। जनता कितने खुश है प्रदेश के प्रशासन से, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा है, यहाँ पे लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी थी दिल्ली तक चिल्लाकर जाके पहुँच के बताने का। उसी में हम कामयाब हो चुके थे। फिर भी हमने एक ज़िद ठान ली कि जब हम दिल्ली तक आ ही गए हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी तक हम अपनी बात को पहुँचाएँगे और प्रधानमंत्री जी से मिलने की हम पुरज़ोर कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जीत था, टीम एएसी का जीत था। अगर टीम एएसी चाहते दिल्ली पहुंचकर एक दिन जंतर-मंतर में धरना बैठने के बाद भी वापस आ सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, जब हम इतना 1000 किलोमीटर चल के यहाँ आ ही गए हैं, तो क्यों हम
इतनी आसानी से जाएंगे। चलो हम कुछ तो उदाम मचा के ही जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी हमें सुने ना सुने, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश तो जरूर करेंगे। इसीलिए हमने डट कर वहां पे पूरा 6-7 महीना जंतर मंतर में निकाल दिया और वहां चिल्लाते रहे हर डॉक्यूमेंट्स के साथ, विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ कि आपने इतना पैसा सैंक्शन किया था, वो पैसा आज अगर इम्प्लीमेंट हुआ है आपके पास में, सेंट्रल में अगर यूसी आके पहुंचा है, तो उस यूसी को आप रीचेक कीजिए ना, रीचेक कीजिए कि वो कितना तक इफेक्टिव वे में वो पैसा आपका काम आया है, लोगों तक कितना पहुंचा है। तो इसीलिए हमने सिंपल उसको इन डिटेल्स में नहीं बोल के हमने सिंपली बोला है कि वी वन सीबीआई एंड वी वन ईडी, क्योंकि आप जितना फंड्स यहाँ भेजते हो वो फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जरूरत है। वो कम से कम देखे कि मनी का सही प्रॉपर वे में मनी का ट्रांजैक्शन कैसा हुआ, उसका यूज कहाँ, यूजेस कैसे हुए, वो ईडी का काम होता है। और दूसरा होता है सीबीआई। सीबीआई इसलिए हमने मांगा था कि सीबीआई आएंगे तो कम से कम एक स्ट्रिक्ट लोगों में एक अलर्टनेस आएगी, और लोगों ने अगर कहीं पर किसी ने कुछ फर्जी व्हील बनाया या फिर किसी ने आउट ऑफ द वे जाके एज पर लॉ के प्रोविजंस में, लॉ के प्रोविजंस को फॉलो ना करते हुए, लॉ को थोड़ा साइड में रखते हुए, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए अगर किसी ने अपना फेवर नेपोटिज्म किया, फेवरेटिज्म किया, तो सीबीआई उसको डिग आउट करेगा, डिग आउट करेगा, रॉन्ग को रॉन्ग, राइट को राइट बोलेगा। तो उसके बाद में सीबीआई अपना चार्जशीट डालेगा, तो देन कानून लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये हमारा सोच था, इसीलिए हमने सीबीआई और ईडी की मांग की थी। अब लोगों को ये लगा कि हम सीबीआई और ईडी की मांग कर रहे, तो लोगों ने एक अलग ही कुछ सेक्शन, सम सेक्शन ऑफ द पीपल, लोगों ने अलग ही धारणा बना ली कि तोको शीतल इज completely particularly against with Mr. Pema Khandu. No, my dear, I'm nothing to do with Mr. Pema Khandu as a person. I don't know him. Who is he? अगर वो लकीली अनलकीली अगर वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं होना था कि हु इज पेमा खांडू, कौन है पेमा खांडू। मुझे उसके बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मतलब तोको शीतल जो है क्यों पेमा खांडू के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो मैं आपके माध्यम से आज आपने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं जरूर इस बात पे मैं अपनी तरफ से रोशनी डालना चाहूंगी कि पेमा खांडू जी से मेरा पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, और मैं उसको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ। क्या पता एज ए पर्सन वो बहुत अच्छा ह्यूमन बींग भी होता भी होगा, क्योंकि जब मेरा उनसे कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, मैं उसके नेचर को नहीं जानती हूँ, उसके कैरेक्टर को नहीं जानती हूँ, उसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, तो मैं उस पर कुछ भी क्या कमेंट्स करूँ पर्सनली। मैंने कभी उस तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो कौन है। मैंने एज ए होल, मैंने इन जनरल मैंने देखा कि स्टेट का सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम पूरा करप्ट है, लोग पूरा करप्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे आप लेट्स बी वेरी मच प्रैक्टिकल, आप किसी भी ऑफिस में जाइएगा आज के डेट में, अभी कुछ महीनों से शायद थोड़ा सा टिक टाक चल रहा होगा जहां तक मुझे खबर मिला है। उससे पहले सिस्टम क्या होता था कि आप अपना एक, चलिए आपने एक एलपीसी फाइल अप्लाई किया या फिर लैंड अलॉटमेंट के लिए, या फिर आपको एक एसटी सर्टिफिकेट बनाना या पीआरसी बनाना, व्हाटएवर, जो कि एक हम लोग का एक एसेंशियल जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है लाइफ का, डेली हम लोग का जो एज ए सिटीजन, हम लोग जब अगर किसी भी कंट्री में या स्टेट में रहते हैं तो आपका एक खुद का सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए होता है। उसके लिए भी आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना पड़ता है, वहां से आपको अपना आइडेंटिफिकेशन निकालना पड़ता है। उसके लिए भी अगर आप जाते हैं तो आपके फाइल को आगे बढ़ाने के लिए टेबल के नीचे से 500 का नोट तो आपको खर्चा करना पड़ता है, चाहे वो डीलिंग असिस्टेंट हो, यूडीसी हो, एलडीसी हो, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो। फिर वो जाके हाँ चाय पानी मिल गया, ठीक है, उसके बाद में फाइल एक स्टेप आगे है, एंड देन वो फाइल जाएगा ऑफिसर के पास, और जब तक ऑफिसर के पास टेबल में पहुंचेगा वो फाइल ऑफिसर के टेबल में कितना हफ्ता कितना महीना सरेगा उसका भी कोई मतलब गारंटी नहीं, क्योंकि ऑफिसर अपने मूड के हिसाब से ऑफिस आता है। सुबह ऑफिस आने का टाइम होता है 9:30 to 10 AM, लेकिन 9:30 to 10 AM तो ऑफिसर साहब लोग, मैडम लोग, मैम साहब लोग, सार लोग पूरा सोया पड़ा रहता है, मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। वो लोग आता है शाम को 3 बजे 4 बजे के बाद ऑफिस, तब तक पब्लिक इतना दूर डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ कहाँ रिमोट एरिया से यहाँ कैपिटल में आने वाला लोग थक हार के निराश होके चला जाता है। तो दैट इज काइंड ऑफ एक इसको क्या बोलेंगे, हैरासमेंट बोलेंगे। इंटेंशनली आप अपने पब्लिक को हैरास कर रहे हो, आप टॉर्चर कर रहे हो। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए भी, अपने गांव से, अपने डिस्ट्रिक्ट से यहाँ तक पहुंचने के लिए भी आपको एक टाटा सुमो का आप अगर फेयर करके भी आएंगे तो मिनिमम 700 से 1000 का बीच में तो आपका फेयर होगा। फिर रास्ते में खाने पीने का, फिर यहाँ आके आपका अपना कोई आदमी नहीं होगा तो कम से कम आपको होटल या लॉज अरेंज करना पड़ेगा, एकोमोडेशन। तो ये जो हम लोगों जो डेली, जो हम लोगों जो कॉमन पब्लिक को जो डेली लाइफ में जो अफेक्ट करता है, उसी इश्यूज को मैंने देखा, मुझे लगा कि नहीं, इसको चेंजेस की जरूरत है।
चेंज लाना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि पेमा खांडू जी को सीएम कुर्सी से हटाने से ही चेंज आएगा, नो। कोई भी एक्स वाई जेड, कोई टॉम डिक एंड हैरी आ जाएगा वो करेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि पेमा खांडू जी को हम इतना उसको मतलब प्रेशराइज करें कि वो कॉम्पेल हो जाए कि अच्छा काम करने के लिए। अगर वो अच्छा काम करता है तो हम हमेशा उसके साथ में हम उसकी पूजा करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो इसीलिए मोदी जी को हमने बोला कि आपके पास में इसके अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है क्या, एज ए सीएम, एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट। तो या फिर आप इसका इनका एडमिनिस्ट्रेशन आप एक बार चेक कीजिए, रीचेक कीजिए। तो रीवेरिफिकेशन के लिए आपको जरूर क्या, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर टू ही हिमसेल्फ कैन नॉट कम ओवर हियर, वो ग्राउंड में जाके तो चेक नहीं कर सकता। तो वो किसको एट द मोस्ट वो कर सकते कि अपना एक जो सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती है, जिसको किसी गवर्नमेंट या किसी से मतलब कोई प्रेशराइज नहीं होता है, वो बिल्कुल फुली ऑथोराइज होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनोमस होता है। तो वो एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से वो मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने सीबी और ईडी की मांग की थी। तो यहाँ पे चीजों को, हर एक चीजों को लोगों को मतलब क्लियर कट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ मिसकंसेप्ट होने की जरूरी नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट बात कि पेमा खांडू जी से मेरा पर्सनल कोई ग्रूजेस नहीं है। क्या पता अगर किस्मत में कभी पेमा खांडू, आज तक तो पेमा खांडू जी से मिली नहीं, कभी अगर पेमा खांडू जी से, जब वो फर्स्ट टाइम एमएलए बनकर आए थे उनके लेट फादर के गुजरने के बाद एमएलए बनकर, हाँ तब जरूर उनसे एक बार मिलने गई थी फ्लावर बुके के साथ। तब मेरे साथ बड़े भाई लेट मुरंग पिंच साहब जी थे, ऑनरेबल फॉर्मर एमएलए। तो हम दोनों साथ में गए थे, इकट्ठे उनको मिलने गए थे, फ्लावर बुके उके के साथ स्वागत किया था। तो दैट वाज आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग। उसके बाद तो फिर कभी मिले भी नहीं। अगर उसको हम पर्सनली जानने का मौका ऊपर वाला प्रदान करता है, देता है, वो अच्छा इंसान है ना खराब इंसान है, तब मैं बाद में उसके बारे में बात कर सकती हूँ। अभी तो मैं खैर, मैं पेमा खांडू एज ए पर्सन से बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेमा खांडू एज ए स्टेट चीफ मिनिस्टर से बात करती हूँ। मेरे जितने भी सवालात होते हैं, मेरे जितने भी कॉम्प्लेन्स होते हैं, मैं कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में चली जाती हूँ, कभी इमोशनल हो जाती हूँ, कभी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ, तो कभी ज्यादा मतलब हंस खेल के भी मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली भी चली जाती हूँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर चेयर से मैं बात करती हूँ। एज ए पेमा खांडू मैं उनको नहीं जानती, प्लीज ये बात क्लियर। और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड यू नो काइंड ऑफ दिस की, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कौन करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड यहाँ पे कौन करेगा? आप देख रहे हो कांग्रेस का क्या हाल है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि वी आर नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर द ऑपोजिशन बेंच, क्योंकि उनके पास 6 नंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है। दे हैव ओनली गॉट 4 नंबर ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट असेंबली, सो दे आर ऑलरेडी मतलब they had not achieved the status of opposition bench even, so that is their statement ना। तो इसलिए बोलते हैं कि हम रेज नहीं कर सकते, हम बोल के भी फायदा नहीं। आई हैव हर्ड समवेयर फ्रॉम दिस कांग्रेस पीपल्स, कांग्रेस बिग विग्स, कांग्रेस चीफ्स लोग यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। एंड सेकेंडली, तो जिस बेंच को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस मिला हुआ है वो पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल क्या है ये, कॉन्रेड सांगमा वाला पार्टी है मेघालय का। हाँ, तो एनपीपी पार्टी को ऑपोजिशन बेंच का स्टेटस मिला हुआ है, बट वो एनपीपी पार्टी ऑपोजिशन का रोल प्ले करने में दे आर नॉट इंटरेस्टेड। They are much more keen and much more interested to be a part of the Pema Khandu friendly government. तो वो लोग पेमा खांडू जी के सबऑर्डिनेट से, दे आर द सपोर्टर्स ऑफ पेमा खांडू जी, वो लोग अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। तो नाउ इफ दिस द यू नो सो कॉल्ड बिग पॉलिटिकल पार्टीज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनी पॉलिटिक्स अगेंस्ट द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट, देन किसका हिम्मत होगा पॉलिटिकली यहाँ पे कुछ और नया करने का, या लोगों को लगा के पैसा दे के खर्चा करवा के। और खास करके मेरा जैसा थोड़ा सा, मैं मतलब किसी की नहीं सुनती हूँ, किसी की भी नहीं, या एक तो मैं उस ऊपर वाले यीशु मसीह की सुनती हूँ और दूसरी मैं खुद की सुनती हूँ। और खुद से एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं बस अपने कमिटमेंट के बहुत ज्यादा वफादार रहती हूँ। बाकी मेरे परिवार में भी मैंने काइंड ऑफ माय फैमिली मेंबर्स समटाइम्स दे यूज्ड टू से कि इनसे बात करना बेकार है, इसने माइंड बना लिया तो अब ये जो बोलेंगे उसी में हाँ में हामी भर दो। तो काइंड ऑफ नेचर इज माई लाइक दैट। तो कौन मुझे मैनिपुलेट कर सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लोग कहता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली स्पॉन्सर वाला टीम है। जो मैंने पहले भी कहा, दिल्ली से भी मैंने एक बार प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कहा था, आप ही के चैनल के माध्यम से कहा था कि मुझसे पहले जिन्होंने एएसी बनाया था उनका कंसेप्ट क्या था, आई डोंट नो, टू बी फ्रैंकली आई डोंट नो। शायद वो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, क्या थे मुझे नहीं पता, बट आफ्टर यू नो मेरे एंट्री के बाद में इट्स कंप्लीटली
टोटली वी आर नथिंग टू डू विथ एनी पॉलिटिशियंस। इवन जब हम दिल्ली में थे तब भी सम ऑफ द पॉलिटिशियंस ट्राई टू मैनिपुलेट माय पीपल आल्सो। इवन मुझसे तो बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, तो मेरे से जब फेस टू फेस बात करने की हिम्मत नहीं होती और उनको पहले से पता है कि ये तो मानेगी नहीं, हमारे हमसे बात तक नहीं करेगी, तो उन्होंने क्या कि मेरे जितने सपोर्टर्स थे, मेरे जितने वेल विशर्स थे, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। उस पे भी मैंने अपना क्लियर स्टैंड रखा, मैंने अपना ऑब्जेक्शन शो किया कि नो, बाहर वाला कोई यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा और हमको किसी पर्टिकुलर नेता या लीडर से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सिर्फ अपने जो रिस्पेक्ट, जो एक हमारा जो एक रिस्पेक्टेबल चेयर में, कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर में जो बैठा है, उनसे मैं सवाल कर रही हूँ और उनसे मैं चाहती हूँ, मैं उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो कुछ अच्छा करे। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर द वेलबींग ऑफ आवर पीपल, फॉर मी ओनली, मैं अपने लिए मांग रही हूँ, अपने लिए लड़ रही हूँ। लोग कहते हैं ना कि आम जनता में आपके लिए लड़ रहा हूँ, कहता हूँ मैं तो कोशिश ये मैं नहीं कहती हूँ कि मैं आपके लिए, मैं खुद के लिए लड़ रही हूँ। क्या आप लोग मेरे इस लड़ाई में मेरे साथ हो? ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। मेरे इस लड़ाई में क्या मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी दीदी, आपकी माँ अगर कुछ गलत मांग कर रही है तो आप लोग भी मुझे फीडबैक दीजिए, सजेशन दीजिए कि नहीं दीदी आप गलत बोल रही हो, आप ऐसा मत कीजिए। आपको हम समझाते हैं, मुझे समझाने भी आई है। मैं तो हर तरीके का क्रिटिसाइज के लिए भी, फीडबैक के लिए भी मैं हमेशा पॉजिटिवली, मैं ऑप्टिमिस्टिकली मैं तैयार रहती हूँ। ये हो गया दूसरा। और तीसरा, वहां पे हमने 6 महीना 7 महीना रह करके इतना चिल्लाया, मोदी जी तक हर वो मुमकिन कोशिश किया, विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ हमने उसको बताने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि यहाँ स्टेट में जो सिस्टम जो बिल्कुल कलब से फेलियर है। एंड देन मोदी जी के तरफ से तो कोई रेस्पॉन्स नहीं। इवन सेवरल टाइम्स हमने मेमोरेंडम भी डाला वहाँ, तो मेमोरेंडम, सारे मेमोरेंडम्स के रिसीव कॉपी से हमारे पास। लोगों को ये जानना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रेसिडेंट का ऑफिस से आप लोगों को क्या रिस्पांस मिला इतना महीने के बाद? नथिंग, कुछ भी नहीं। हमने सेवरल टाइम्स मेमोरेंडम डाला, रिमाइंडर मेमोरेंडम भी डाला और सारे मेमोरेंडम के हमारे पास रिसीव कॉपी से प्रायर सील एंड साइन के साथ। बट इसका मतलब ये है कि हमारा मेमोरेंडम वहां तक पहुंचा है, दे रिसीव द मेमोरेंडम कॉपीज। उसके बाद मेमोरेंडम को उसने पढ़ा, देखा या फेंका, दैट इज अप टू देम, आई डोंट नो। क्योंकि मेरा ड्यूटी था उनके ऑफिस तक पहुंचाना, मैंने पहुंचाया सही सलामत। और वहां से मुझे पक्का उन लोगों ने सील मार के भेजा कि ओके वी हैव रिसीव्ड योर मेमोरेंडम कॉपी। तो रिसीव करने के बाद में वो उनका जुरिस्डिक्शन हो जाता है ना, वहां पे तो मैं कुछ नहीं कर सकती कि आपने मेरा मेमोरेंडम क्यों नहीं पढ़ा बोल के भी तो मैं जाके झगड़ा भी नहीं कर सकती, सवाल भी नहीं कर सकती। स्थिति ये है। और दूसरा ये कि सेवरल टाइम्स मेमोरेंडम डालने के बाद जब उनसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल भी कोई उनके तरफ से ये नहीं हुआ, तो बाद में हमने भी देख लिया। और स्पेशली हम लोग अरुणाचल में हमारा एक भाई है सोल दोदुम, आई थिंक आप भी उनको जानती हो। तो सोल दोदुम जी ने मुझे एक बार बोला था, अन्नी हमें आप तकलीफ होने से भी ना मार्च तक दिल्ली में आप लड़ाई कीजिए, मार्च तक लड़ाई करने से तब और भी माने गवर्नमेंट भी थोड़ा अच्छा काम भी कर सकता है और पब्लिक लोग भी सचमुच रियलाइज होने के लिए पब्लिक को भी टाइम चाहिए होता है ना। तो आप मार्च तक मत हिलना, वहां रुकना बोला। तो मैंने भी बोला ओके भाई सोल, ठीक है, मैं जितना तकलीफ होने से भी मार्च तक रुकेगा। तो अकॉर्डिंगली उससे पहले हम आ सकते थे, मैं बार बार कह रही हूँ, हम नवंबर को वहां पहुंचे, दिसंबर को भी आ सकते थे, जनवरी भी आ सकते थे, फरवरी भी। तो मैंने भी सोचा मेरा भाई सोल ने एक अच्छा सजेशन दिया ना, कभी कभी अपने से छोटा उम्र होने से भी मतलब अच्छा सोच या दिमाग, आइडियाज, वैल्यूएबल सजेशंस तो कहीं से भी आ सकते हैं, उसमें उम्र नहीं देखते। तो भाई ने मुझे जब ये बोला कि मैंने भी सोचा हाँ चलो, मेरा भाई सोल दोदुम ने अच्छा सजेशन दिया, चलो मार्च तक रुकेगा। तो मार्च में जो लोग करप्टेड ग्रुप में मतलब थोड़ा बंटवारा में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जिसको नहीं मिला है वो लोग तो नाराज हो जाएगा, तो शायद उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ शीतल दीदी ठीक ही बोल रहा है, उसका साथ ही हम लोग बात करने से ठीक है। ऐसा भी कुछ ग्रुप स्प्लिट होके आ सकता है, या फिर जिसको मिला है वो लोग तो शांति से गवर्नमेंट के साथ रहेंगे और उनके सिस्टम का वो लोग हिस्से मतलब मेंबर बन के, हिस्सेदार बन के रहेंगे। तो ये सोच करके हाँ सोल दोदुम भाई का सजेशन सी कम हो ही जिपा, ऐसे सोच के मैं मार्च तक रुकी थी। तो उसको लोग अभी ये सवाल करते हैं कि इतना दिन दिल्ली में बैठने का क्या जरूरी था, एक तो ये सवाल। फिर दूसरा ये सवाल, आपका एक भी चार्टर ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं हुआ तो आप दिल्ली से क्यों वापस आए? आने का कारण बताओ, क्या कारण से आया है? पेमा खांडू से पैसा लिया है, डीलिंग हो गया, क्या बोलूं सपना बहन। ये लोगों का मेंटेलिटी, माइंडसेट देखिए, क्योंकि एक्चुअली इसमें लोगों का भी गलती नहीं है। ये जो ऑलरेडी हमारा अरुणाचल में एक ना, ये एक ऑलरेडी बहुत सारा एग्जांपल्स लोगों ने देख लिया है। कोई भी ग्रुप या कोई भी लीडर बोलिए या कुछ भी बोलिए, व्हाटएवर, जो भी फ्रंट रनर में जो लीड करता है ना,
वो लोग क्या करता है, एक इशू उठाता है, इशू रेज करता है, इशू टेकअप करता है, एंड देन उस इशू का फिनिशिंग तो पता नहीं बाद में कहाँ होता है, इशू गायब हो जाता है, बट आदमी मैनेज हो जाता है। तो बहुत बार इन लोगों ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने देखा है। तो उसी वे में जब भी कोई निकलता है तो उसी वे में लोग उनको उसी नजर से देखते हैं, उसी वे में ले लेता है कि ये भी मैनेज हो गया होगा, या होने वाला है, या होने जा रहा है, मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग ना। तो शायद इसीलिए इन लोगों ने जो देखा है, जो महसूस किया, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसी के आधार पे मुझे भी देख करके बोलते होंगे, बट दैट डजंट मेक एनी मैटर टू मी, क्योंकि मैं अपनी जगह बिल्कुल फोकस हूँ, सही हूँ। और अब यहाँ अरुणाचल इसलिए वापस आ गई हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज दैट कि दिल्ली में अगर हम 100 साल भी रुकते तो वो कभी हमें नहीं सुनते, कुछ होने वाला हाँ, नहीं था। कुछ नहीं होने वाला था, बल्कि वहां पे हम रुक रुक के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, परेशान हो जाते। एक तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए, वेरी एक्सपेंसिव, दिल्ली नेशनल कैपिटल है हमारा देश का, और वहां पे कोई चीज, यहाँ तक कि आपको यूरिन करने के लिए भी आपको जन शौचालय में पैसा पेमेंट करके यूरिन करना पड़ता है। इवन आपका यूरिन के लिए फ्री का जगह नहीं है, तो वहां पे आप इतना दिन, मतलब इतने लंबे समय तक सरवाइव करना, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो जितना दिन वहां पे रहा, कुछ मेरे फैमिली के तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आया, और कुछ हमारे जितना भी अरुणाचल का आम पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, लोगों ने कलेजा दर्द होकर, दिल दर्द होकर, जो सका, जिन्होंने जितना सका क्यूआर के माध्यम से या कुछ भी करके, और जो वहां पे दिल्ली में आए, प्रैक्टिकली मिले, उन्होंने फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली भी कुछ बाय हैंड केस भी मदद किया। ऐसे करके जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके हम लोग रह रहे थे। अल्टीमेटली बाद में जब वापस आने के लिए भी, ट्रेन का टिकट काटने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि भाई प्लीज कुछ भी करो, तुम ट्रेन का टिकट के लिए पैसा अरेंज कर दो हम लोगों को अब। और वहाँ घर का किराया वगैरह और खाना पीना, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि डेली लाइफ में, जो हम लोग का कॉमन पीपल का लाइफ में चलते रहता है, सबको पता होगा। वो मुझे इतना डिटेल्स में मैं ब्रीफ नहीं करने से भी। तो बाद में भाई ने क्या किया, भाई के पास भी पैसा नहीं था, तो मेरा बहुरानी का गला का ऑर्नामेंट्स को गिरवी रख के हम लोग यहाँ से लोकल इंटरेस्ट से पैसा उठा के बोला कि दीदी आप ट्रेन का टिकट काट के लोगों को लेके आ जाओ, सही सलामत आ जाओ, बस अपना घर अगर आप पहुंच भाई जाओ। बोलेंगे तो फिर हमारे व्यूअर्स को जानना होगा कि वो उनका नाम जानना होगा कि नहीं, मेरा छोटा भाई ऑल हाँ। निसी यूथ एसोसिएशन का हाँ, प्रेसिडेंट हाँ। भाई ब्याबंग जोरम, हाँ। क्योंकि वो डे वन से मेरा सपोर्ट हाँ। में था, और हर बार उसने मुझे कभी किसी चीज का कमी होने नहीं दिया। जब कभी भी मैंने, एक बार फोन भी मैं नहीं करती थी, मैं वॉइस मैसेज भेजती थी, भाई भूखा मर रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, बोलने से दीदी डोंट वरी हम मैनेज करेगा। दिस इज काइंड ऑफ दैट रेस्पॉन्स, और इतना प्यार और इतना विश्वास। मेरा भाई हमेशा वो मेरा बैकबोन रहा। मैंने लास्ट टाइम यहाँ मेरे अपने अराइवल पर भी 11 मार्च को भी मैंने ऑफिशियली बताया पब्लिक को, सबको, कि मेरे पीछे अगर मेरा ताकत बन करके कोई खड़ा रहा, दैट वाज माय यंगर ब्रदर ब्याबंग जोरम। हमेशा वो मेरा साथ था, है, और आगे भी रहेगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और यहाँ अरुणाचल से अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया तो वो मेरा अच्छी तो तरह मेरा बड़ा भैया, एक तरफ भैया एक तरफ भाई, दोनों ने मुझे बहुत संभाला। और दोनों, जब पता है कोई नहीं होता है बंद कमरे में, मुझे गाली भी दोनों बहुत देता है, ये पागलपंती तुमको करने का क्या जरूरी था, इतना हीरोगिरी करने के लिए। तुम्हारा हीरोगिरी का चक्कर में हम लोग मेंटली भी हैरास हुआ है, फिजिकली भी हैरास हुआ है, फाइनेंशियली भी हम लोग का बहुत नुकसान करवा दिया बोल के मुझे डांटता भी है, और वो उनका हक भी है, डांटना भी चाहिए। बट देन बाद में फिर थोड़ा दांत पटकार करने के बाद फिर फाइनली वो लोग मुझे प्रेज करते, नो माय सिस्टर, आवर सिस्टर, यू आर द बेस्ट। मैं खुश हो जाती हूँ। ऐसे करके भाई, बहुत दुख भरी कहानी है। बहुरानी का, बुआरी का ऑर्नामेंट्स को गिरवी रख के पैसा इकट्ठा करके फिर हम लोगों को यहाँ तक लाया, वापस लाया। लेकिन भी लोगों का मन में ये चलते रहता है कि ऐसी टीम दिल्ली में पेमा खांडू साहब से, आपको क्या लगता है, लेट्स बी वेरी मच प्रैक्टिकल, पेमा खांडू साहब किस ग्राउंड में पैसे देंगे, क्यों देंगे, और क्या कारण से देंगे? इसलिए देंगे कि आप लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया, आप लोगों ने मुझे बहुत टेंशन दिया, आप लोगों ने मेरा इमेज का धज्जिया उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, टीम ऐसी लो, पैसा लो, इसलिए देंगे। मतलब लॉजिक तो बनना चाहिए ना, क्यों देंगे पैसे? लोगों को ये भी पता नहीं है, बस मुंह में जो आता है लोगों का बक देते रूमर्स हैं। ये है कि अभी पेमा खांडू ने आपको पैसा दे दिया होगा इसलिए आप लोग इसलिए अच्छा। तो इसलिए मुझे कभी-कभी मुझे उस पे मुझे मतलब वो क्रोधित नहीं होती हूँ मैं, बल्कि मुझे बहुत मतलब एक प्रकार से सोचने पर आई फील पिटी ऑन देम, दोज हू यू नो स्पीक लाइक दैट, कि ऐसा-ऐसा रूमर्स, ये तो खैर चलता रहेगा। हिंदी में एक कहावत है,
जब हाथी चलता है तो धूल मिट्टी तो उड़ता ही है, और धूल मिट्टी उड़ा वाला को देख के कुत्ता भौ भौ तो भौंकता ही है। तो वो मैं अपने पब्लिक को नहीं कह रही हूँ संबोधित करते हुए, मैं कुछ ऐसे लोगों को, फेक यूजर्स को भी कह रही हूँ जो कमेंट सेक्शन में आते हैं हमारे लाइव वीडियो में, जिनका कोई सिर कहाँ है पैर कहाँ है पता नहीं, हाथ पाँव मुंह दिखाई नहीं देता है, कमेंट्स कर देता है। तो कोशितल ने सौदाबाजी कर लिया, टीम ए ने सौदाबाजी कर लिया, डीलिंग कर लिया। अरे वहां से बता के आया, ओपन चैलेंज दे के आया, यहाँ पहुंचने के बाद भी इतना शेर का जैसा गुर्राते हुए सरकार को ओपन चैलेंज दिया, अभी भी दे रही हो। हर जगह पे सरकार से कह रही हूँ कि सरकार आप सुधर जाओ, नहीं तो आप, या तो आप सुधर जाओ नहीं तो पब्लिक आपको सुधारने पे उतरेंगे, तो फिर आपकी कोई खैर नहीं। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। और अब कुछ जगह मैंने अभी देखा रिसेंटली, पिछले 2-3 महीने से सरकार अच्छा काम करने की कोशिश भी लगा हुआ है। और लास्ट टाइम आई अप्रिशिएट, लास्ट टाइम जो रिसेंट जो सीएम साहब का पेमा खांडू साहब का जो एक स्टेटमेंट स्टेट असेंबली से बजट सेशन से शायद आई थिंक था, उस पे उन्होंने क्लियर कट बोला, एज ए स्टेट सीएम उन्होंने क्लियर कट डिनाई नहीं किया, क्लियर कट उन्होंने एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि यस देयर इज ए करप्शन, देयर इज ए करप्शन इन द स्टेट, डाउन द ग्राउंड देयर इज ए करप्शन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इससे बड़ा जीतती में एसी के लिए और क्या होगा। जब हम यहाँ से निकले थे तब बोल रहे थे कि देयर इज नो करप्शन, दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीपल, दे आर यू नो स्ट्रीट पीपल, सड़क चाप लोग हैं, ऐसे ही वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है, नौटंकी है, ड्रामा है। This was the statement of our honorable CM during that time. But now recently I have heard his speeches and उसके चेहरे पे भी एक अलग सा चमक देखा, और उसके आंखों में वो जुनून देखा कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है। तो उसने बोला कि उसने एडमिट किया कि करप्शन है, और हमें इस करप्शन को कंट्रोल करने में हमको मतलब आगे बढ़ना चाहिए। तो इट्स ए पॉजिटिव जेस्चर। जैसे अभी करप्शन की बात करें, आप लोगों का तो मेन मुद्दा ही करप्शन का था। तो अरुणाचल में भी करप्शन तो बहुत छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का करप्शन है, लेकिन किस एग्जांपल को आप लेना चाहोगे, जैसे जो स्टेट के लिए बहुत ही नुकसान हो रहा है, जो करप्शन, कुछ करप्शंस है जो हमारे स्टेट के लिए भी बहुत नुकसान में जा रहा है, तो उस मुद्दे में से कौन कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा करप्शन हो गया, स्टेट को भी इसको देखना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को भी देखना चाहिए, या पेमा खांडू या जो प्राइम मिनिस्टर है उनको देखना चाहिए। तो आप करप्शन को लेके आप बहुत बोलते हो, तो किस करप्शन को आप अभी हाईलाइट करना चाहते हो? और मेरा दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि आप अभी आपकी टीम जो है, आप वापस आ गए हो अपना स्टेट में, तो आप नेक्स्ट, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी पर्सनली पूछते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, एएसी नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा नेक्स्ट आप लोगों का? तो इन 2 सवालों को लोग भी बहुत जानना चाहते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सपना जी ऐसा है कि करप्शन, हर एक चीज में करप्शन को हम थोड़ा बहुत टॉलरेट भी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टॉलरेट विद आवर एसेंशियल कमोडिटीज करप्शन, लाइक यू नो आपका चावल का करप्शन हो गया, बीपीएल का चावल का करप्शन हो गया, उसमें टॉलरेट करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई जगह नहीं है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का करप्शन हो गया, आपने पोल गाड़ दिया, टेंडर भर लिया, काम हो गया, पेपर में दिखा दिया, लेकिन उस गांव में बिजली पहुंचा ही नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी टॉलरेट, दैट इज टोटली नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। वो करप्शन को, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी का करप्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, बीपीएल चावल का करप्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये सब को हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। और उसका बाद में उससे भी एवं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में इतना करप्शन है, एजुकेशन के लिए बजट में कितना एलोकेट होता है, कितना फंड्स आता है एनुअली हर साल बजट में, बट एजुकेशन, आप जब कभी भी आपको मौका मिले आप अपने टीम के साथ विजिट कीजिएगा। आई थिंक अरुण भूमि हैज डन मेनी रिसर्चेस ऑन दिस एजुकेशन सेक्टर। तो आपने देखा होगा एजुकेशन सेक्टर में स्कूल का क्या कंडीशन है, गांव में, विलेजेस में, ब्लॉक्स में। एक तो स्कूल का वहां पे फैकल्टी कुछ नहीं है, दूसरा एकोमोडेशन, उसका स्ट्रक्चर का हालत देखिए। उसके बाद में अगर ये स्थिति रहेगा तो हमारा फ्यूचर कहाँ है, वेयर इज आवर फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। ये हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट करप्शन, जो कि हम लोग इसको मतलब साइडलाइन नहीं किया जा सकता। और दूसरा हो गया है हेल्थ का सेक्टर में, फिर अगेन इंसान पढ़ेगा, लिखेगा, सीखेगा, तो खाएगा पिएगा, तो अगर उस दौरान में, उस प्रोसेस में अगर बीमार हो जाएगा तो उसको हम लोग को, बीमार का हम लोग का पास में रेमेडी तैयार रहना चाहिए ना, कि बैकअप, चलो हम कम से कम एलिमेंट को हम हील कर सके। तो हील करने के लिए हमको क्या चाहिए, एम्यूनिटीज चाहिए, हमको फैसिलिटीज चाहिए। तो वो हेल्थ का सेक्टर, यहाँ पे हेल्थ का प्रोविजन ठीक नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में तो अभी आप देखिए, एक तो पूरा जो एक बेसिक जो हमारा जो एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो तो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे। एंड अबव दैट जो इतना इंटेलेक्चुअल स्टेट का जो एक प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, स्टेट बोर्ड, सिविल बोर्ड ना, जिसको बोलते हैं स्टेट सिविल सर्विस बोर्ड,
उसी के एग्जाम में आज पेपर का चोरी हो रहा है, पेपर का बिक्री हो रहा है। और बिक्री और चोरी को जब सवाल जवाब करने के लिए लोग सड़क पर उतरे, लोग आए, दंगा फसाद हुआ, लोगों ने हल्ला बोल मचाया, तो एकमात्र जो सबूत था उसको भी मिटा दिया। तो ये मतलब इस करप्शन का तो और आप क्या बोले अभी। तो इतनी गंदी मतलब यहाँ पे मतलब लोगों के लाइफ्स के साथ खेला जा रहा है, लोगों के लाइफ्स के साथ में एक मजाक बना के रख दिया। तो अब फिर इसमें भी कुछ लोगों का फिर यहाँ में एक स्ट्रिक्ट रिजर्वेशन रहता है कि when we are raising the issue, please don't try to hijack our issue. You don't come, team AAC, you do your work, you are not invited here. That is their reservation. तो उस पे भी मेरा ये ओपिनियन रहता है कि no my dear, it's not your pocket issue, it's entire Arunachal's issue. अगर आप कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो तो हम इंटरफेयर नहीं भी कर भी सकते, बट अगर आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, चीज को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे, कैरी आउट करके उसको एक मतलब एक अच्छा एक हाँ लॉजिकल कंक्लूजन में आप अगर नहीं लाते हो तो देन वी आर वेरी मच सॉरी, हमको आना ही पड़ेगा। मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ यहाँ ईटानगर में, देख रही हूँ कुछ चीजों का जायजा ले रही हूँ कि कौन कितना कर रहा है नहीं कर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है स्टेट की अगर प्रेस्टिजियस एग्जाम के बारे में बात करना होगा, जो भी कोई फ्रंट लाइनर में लीड कर रहे हैं, बहुत काफी एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ समझदार होने के साथ साथ उनको और थोड़ा मेच्योरिटी भी रखना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम 2 days बैक यहाँ गालो वेलफेयर सोसाइटी ने एक सिट इन धरना रखा था, आई वॉज इन्वाइटेड दियर। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं बहुत सही शांति तरीके से बात करूंगी सोचा था। वो लेट गंगा जी के वाइफ जो है, मिसेस जो है, वो आई और वो कैमरे के सामने आई, वो रोने लगी, तो उसके साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा रो रही थी और मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी कि अचानक वहां से एंकर ने मेरा नाम अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट स्पीकर मैडम तो शीतला पाई है। तो मैं पूरा आउटबर्स्ट हो गई, मेरा इमोशंस का पूरा मतलब महासागर बह गया वहां पे। और जितनी क्रुएल्टी, जितनी रूडनेस मुझ में थी, वो पूरा वहां पब्लिक के सामने झलक गया। तो ये काइंड ऑफ बहुत ही ये सेंसिटिव और बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है। इस पे हम सबको एक साथ मिल करके एक साथ में एक, और मैं हर बार कहती हूँ चीजों को, मुद्दों को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। वहां पे कुछ कुछ स्पीकर्स थे, मैं टू बी फ्रैंकली एंड प्रिसाइजली, जब किसी नेता का नाम लेता है, पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर में अटैक होता है, दैट आई डोंट लाइक एंड आई डोंट एनकरेज। मुझे मतलब ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैं वो सेम स्टेज शेयर करने के लिए थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए मैं आवाज उठाने गई थी, और हमेशा जाऊंगी जब भी वो लोग अगर मुझे याद करेंगे, बुलाएंगे, तो जरूर मैं उनका समर्थन में रहूंगी। जस्टिस चाहिए हमको, कल्प्रिट को नेम करना है, फाइंड आउट करना है वेदर इट वाज मर्डर और इट वाज ए सुसाइड, व्हाट वाज एग्जैक्टली इट। एटलीस्ट उसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो आप इनिशिएट करना पड़ेगा ना। व्हाट इज योर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है, वो अपडेट देना चाहिए, और फैमिली को सेटिस्फाई करना चाहिए। फैमिली हमेशा, वो गरीब फैमिली क्यों भुगते हैं, तो इसी के लिए ये एक चलते बहुत ही मतलब बहुत दुखद की बात है। तो यहाँ पे कुछ लोग जब बात करते, थोड़ा सा सेंसिबल होके बात करने से तो और अच्छा था, और किसी पर्टिकुलर नेता या किसी व्यक्ति का नाम लेके बात ना करे तो बेटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका मर्डर किसने किया ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अगर मर्डर हुआ था, मैं तो कहती हूँ कि मर्डर हुआ था, क्योंकि अगर वो गिल्टी होता, वो असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ द एज ए असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ द एग्जाम, अगर उस पेपर उनके माध्यम से या उनके थ्रू से पेपर अगर बाहर गई होती, तो वो 6 months वो वेट नहीं करते, जो स्टेप आज उन्होंने लिया, या फिर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उन्होंने ये कदम उठाया है, तो उसके लिए वो 6 month वेट नहीं करते। तो 6 month वेट करने के बाद अचानक उनका इस तरीके से मिस्टीरियस कंडीशन में डेड बॉडी का मिलना, तो इट क्लियरली इट्स indicates that it's a completely pre-planned murder, conspiracy प्लान किया गया है, conspiracy हैच किया गया है उनको एलिमिनेट करने का। तो whatever it is, लेकिन वो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी लोग, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जितने भी है, आईओएस वगैरह है, जो भी है, वो प्रॉपर रिपोर्ट जब वो देंगे तभी हमको पता चलेगा। तो इसी के लिए हम उनको रिपोर्ट ही मांगने के लिए गए हैं, और सरकार को भी मैंने यही बोला है, और मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। मैंने अपने जो स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट का जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर की कुर्सी को मैंने बोला है कि होम मिनिस्टर सर, आप प्लीज इस मैटर को सीरियसली लीजिएगा। तो इस पे कुछ लोगों को बुरा लगता है, ट्रोलिंग कर रहे थे, पता नहीं गंदे गंदे गालियां मुझे लिख रहे थे, तो नेवर माइंड। मैं अगर मेरा बोलने का तरीका जरूर बहुत ज्यादा एग्रेसिव था होगा और बहुत सेंसिबल, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी कि इतने एग्रेशन में आके मैंने अगर कुछ बोला होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं इंसान हूँ, क्योंकि मशीन नहीं हूँ, रोबो नहीं हूँ कि फिट कर दिया
वहां पे जाके ऐसा बोलना है, भाई इतना बोलना है, उतना बोलना है। जो इंसान जो होता है उसके अंदर में एक भावना होती है, इमोशन होती है। तो जो इमोशन जब फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन होता है, तो लोगों का रिएक्शन अलग अलग तरीके से निकल के आ जाता है। तो आज आपने मुझे ये सुनहरा मौका दिया आपके माध्यम से क्षमा मांगने के लिए भी, तो मैं प्लीज क्षमा मांगती हूँ उन सारे जितने भी हमारे होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के रिलेटिव्स है या उनके वेल विशर्स है। आप लोग प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं होम मिनिस्टर सर का नाम भी मैंने नहीं लिया, और मुझे एज ए पर्सन उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम एज ए एल्डर ब्रदर, बट एज ए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उनको थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा, उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और उनको इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि होम मिनिस्टर को क्यों बोला, सीएम को, पेमा खांडू को बोलना चाहिए। तो मैं इवन दिस मॉर्निंग ऑल्सो मैंने कुछ लोगों के साथ डिबेट किया, ऑल द टाइम व्हाई सीएम को हम लोग पैरासूट का जैसा उड़ उड़ के सीएम का नाम डायरेक्ट लेगा। एक हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो कंसर्न है उसी को तो हम बोलेंगे ना। जैसे पानी में कोई घोटाला हो गया तो मैं सीएम को बोल के या सवाल करके घसीट के फायदा नहीं, पीएचई का मिनिस्टर को तो पूछना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी हेल्थ में कुछ इशू हो गया हेल्थ विभाग में तो हेल्थ मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा, एजुकेशन में कुछ इशू हो रहा है तो एजुकेशन मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा। आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल क्यों नहीं है? लोगों का दिन दहाड़ा इस तरीके से, किस तरीके से लोग गायब हो रहे, लोग मरे हुए मृतक शरीर पाए जा रहे, लोग रो रहे, एक चिल्लम चिल्ला मचा, उहू हा उहू कार यहाँ स्टेट में यूएन क्राइम मचा हुआ है। तो लॉलेसनेस क्यों है? तो इसका तो सवाल होम मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा ना। तो इसलिए समटाइम्स पीपल, हमेशा लोग ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ये पेमा खांडू का नाम नहीं ले रहा है, पेमा खांडू को गाली नहीं दे रहा। क्यों पेमा खांडू को हमेशा गाली क्यों देना है भाई? पेमा खांडू को सजेशन भी देना है, फीडबैक भी देना है, और जब वो अच्छा काम करेगा तो उसको एनकरेज भी करना है, उसको मोटिवेट भी करना है, तब जाके वो भी, आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, वो इंसान है भाई। उसको भी तो इतना गाली सुनने के बाद, इतना बदनाम देखने के बाद उसको भी समझ में आ रहा होगा कि शायद कहीं ना कहीं उनके पार्ट से भी कुछ लैप्सेस है, कुछ नीड टू बी रेक्टिफाई। तो लेट हिम, उसको भी तो हमको मौका देना चाहिए कि आप रेक्टिफाई करो, आप काम करो ना। आप अगर काम नहीं करोगे तो जनता आपको बताएगा, आप काम करेंगे तो फिर जनता आपको शाबाशी देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ना अरुणाचल में माय डियर सिस्टर, यहाँ पे लोगों का माइंडसेट पता नहीं, मेरे अपने परिवार के लोग हैं, सब लोग सारे अरुणाचली तो मेरा ही परिवार है ना। सब लोग पता नहीं, मतलब मेनी मैन मेनी माइंड, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, माइंडसेट होते हैं। कि किसी का कहना होता है कि पेमा खांडू को गाली दो, किसी का कहना होता है कि होम मिनिस्टर को क्यों गाली दिया। मैंने होम मिनिस्टर को भी मैंने कोई गाली नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि गुंगी रुंगरी सर, आप पहाड़ में घूम घूम के गुंगी रुंगरी तोड़ के मत खाइए, उसमें बिजी मत रहिए, थोड़ा ये कल्प्रिट को भी आप नेब करने में ना थोड़ा सर्विस दीजिए, सोसाइटी को सर्विस दीजिए, वही बोला था। एंड योर फाइनल क्वेश्चन, लोगों का ये कंफ्यूजन जो आपसे जब एनकाउंटर होता है तो लोग पूछता है कि ना व्हाट इज द नेक्स्ट मूव। तो आवर नेक्स्ट मूव इज लाइक दैट कि हम लोग यहाँ अरुणाचल पहुंच गए हैं। तो नाउ हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, विद इन दिस 8-9 मंथ्स का सफर में, जर्नी में, हमने ये रिसर्च करते करते इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन, हु इज द मदर ऑफ करप्शन। तो मदर ऑफ करप्शन कौन है? वी आवरसेल्फ, वी आर द मदर ऑफ करप्शन, वी आर द रूट कॉज ऑफ करप्शन, because we are very much insensible, we are very much irresponsible during the selection of our public mandate। जब हम लोग किसी को मैंडेट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के हम लोग अपने बिहाफ में उसको, चाहे वो स्टेट के असेंबली में हो या फिर हमारे इंडियन पार्लियामेंट हाउस में एज ए पार्लियामेंटेरियन हो, जिसको भी हम सेंड करते, उस वक्त हम लोग बहुत इनसेंसिबल होते हैं, इरेस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोग बिल्कुल केयर फ्री होते हैं, टेंशन फ्री होकर के खाते पीते झूमते नाचते गाते हैं, और टॉक्सिकेटेड होके हम लोग कुछ भी भावनाओं में या रिलेशन वाइज बोलिए या फिर नीड बेस्ड वे में चले जाइए या जो भी है, उस तरीके से हम लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव का हम लोग चयन करते हैं। तो उस प्रोसीजर में हमसे ही गलती हुआ है, उसको अभी हमको रेक्टिफाई करना है, एटलीस्ट इन कमिंग डेज ना, फ्यूचर दिनों के लिए हमें इस पे हमको थोड़ा मतलब फोकस होना पड़ेगा। तो इसी के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अरुणाचल में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग ब्रांचेस, हम लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के ऑफिसेस खोलेंगे और वहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को। ऑलमोस्ट आई थिंक नाउ 10+ डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ गए हैं आउट ऑफ 25 डिस्ट्रिक्ट। तो रिमेनिंग 15-14 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उन पे भी बहुत जल्दी अभी बातचीत चल रही है, और जितने लोग जुड़ना चाहेंगे, जो है मतलब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
मैं किसी को नहीं बुला रही हूँ, लोग खुद कनेक्ट करके आ रहे हैं मेरे पास में। मेरा नंबर शायद उनको अवेलेबल मिल गया है सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म से, तो मेरे नंबर पे कनेक्ट कर रहे हैं या फिर मुझे मैसेंजर पे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं उन लोगों को इनवाइट कर रही हूँ। मैं उन लोगों को भी मैं भी नहीं जानती हूँ और पहले से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, बट वो लोग अच्छे लोग हैं, करप्शन के क्रूसेडर्स हैं, उनको भी करप्शन पसंद नहीं है, आ रहे तो मैं उनको कनेक्ट कर रही हूँ और उनके साथ में मैं पूरा स्टेट में घूमूँगी, उसके बाद में गाँव-गाँव में, घर-घर में जा कर के हम चर्चा करेंगे, आपस में हम डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल होमली, फ्रेंडली डिस्कशन करेंगे। कोई ऐसा हम लोग वहाँ पे जाके पॉलिटिक्स करना, ये करना, वो नहीं है। तो इसके चलते मतलब अब हमारा ये मेन हमारा एजेंडा है मेन कि हम तो बोल रहे हैं कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी मतलब हम टंकी में पानी भर रहे हैं, लेकिन टंकी में पानी भरती नहीं और पानी कहाँ से लीक हो रहा है। तो जहाँ छेद है, छेद को हमको बंद करना पड़ेगा ना, तब जाके या तो हमको सिंटेक्स को चेंज करना पड़ेगा या फिर उसको छेद को बंद करना पड़ेगा। तो लाइकवाइज़ हम बोल रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो करप्शन क्यों हो रहा है और किसके चलते हो रहा है? क्या मजबूरी में लोग करप्शन कर रहे हैं? इसको हमको रूट कॉज़ को फाइंड आउट करना है और हमको आपस में बात करना है कि हम सचमुच में हम अरुणाचल को रीशेप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? रिबिल्ड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कौन-कौन रीशेप करने के लिए अरुणाचल को तैयार है? लोग कहते हैं कि हम अकेला बोलने से क्या होगा? अकेला सोचने से क्या होगा? वो लोग भी ऐसा है, वो लोग भी ऐसा है। तो वो सोच को हमको चेंज करना है। कहते हैं ना सिंगल स्टेप ऑफ जर्नी बिगिंस यू नो फॉर 1000 माइल्स ऑफ जर्नी ना एक सिंगल स्टेप तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक ए माइटी ओशियन। तो लाइकवाइज अगर हम लोग एक से शुरू करेंगे तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच। अभी तो हमारे पास में पर्याप्त मतलब सफिशिएंट लोगों का हमारे पास में एक ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी। मोर देन आई थिंक 10-11 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा जो है हमारा ब्रांचेस जो फैल गया और आगे वो लोग फिर आज भी हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो में आज हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का कोऑर्डिनेशन मीटिंग था। फ्रॉम देयर आल्सो टीम ने मुझे कॉल किया, पूछा कि मैम एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड और आपका कोई भी गाइडेंस। तो मैंने बोला कि आप लोग पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर विलेजेस में ब्लॉक वाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए और कहाँ पे करप्शन हो रहा है उसको फाइंड आउट कीजिए। उस करप्शन को रेक्टिफाई करवाने के लिए डिपार्टमेंट वाइज आप लोग विजिट कीजिए। उसके बाद में आप लोगों के लेवल में वो सॉल्व हो जाता है तो दैट्स वेल एंड इनफ। अगर सॉल्व नहीं होता है, मेरी जरूरत होती है तो डू कॉल मी, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मतलब आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट में जाके पूरे स्टेट का जो उसमें आप लोग अवेयरनेस जैसे काम एग्जैक्टली करोगे करप्शन को अवेयरनेस भी काम करेंगे। अवेयरनेस तो हमको देना ही है प्लस और ऑलरेडी जो लोग करप्ट करके रखा हुआ है उसको भी हमको रेक्टिफाई करना है। हमको सरकार को हमको मजबूर करना ही पड़ेगा, प्रशासन को, गवर्नमेंट को कि नहीं गवर्नमेंट आपको इसको सुधारना पड़ेगा, प्लीज आप सुधारिए। हम गवर्नमेंट से उसके लिए हम पहले प्यार से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हमारी रिक्वेस्ट और प्यार उनको समझ में नहीं आता तो हम झगड़ा भी कर लेंगे, मार भी खा लेंगे, जेल भी चले जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं और मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। तो यही एग्जैक्टली अब मैं करने जा रही हूँ और ऑलरेडी मैं निकल चुकी हूँ, कर रही हूँ। फिर भी आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को, हमारे जितने भी अरुणाचल के जनता को बता दूं कि ये मैं करने जा रहा हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज आप लोग भी आगे आइए, हमारे साथ जुड़िए। प्लीज आप लोग आगे आइए, वॉलंटियरली आगे आइए। मेरे पास वो दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह में होता है ना, डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफिस खुलता है तो पार्टी खोलने का ऑफिस का पैसा खर्चा देता है, ये वो मेरे पास वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी कोई आएगा वॉलंटियरली अपने आप आना होगा और खुद ही अपना, जैसे आपने खुद खर्चा करके बिहार में आपने मुझे ज्वाइन किया था, मैडम बिहार तक पहुंची थी खुद खर्चा करके, उसके बाद दिल्ली से भी खुद खर्चा करके अरुणाचल वापस गई थी। तो उसी तरीके से जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट से जुड़ना चाहेंगे, आप लोग खुद खर्चा करके मेरे पास आइए और जो भी आइडियाज, जो भी शेयरिंग करने वो मैं जरूर करूंगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी ऑर्गेनाइज आप लोगों को वॉलंटियरली मतलब एक बिल्कुल एक सोशलिस्टिक माइंडेड वाला ही होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई सोचेगा कि कुछ एक्सपेक्टेशन करके आएगा, हाँ हम टीम एसी का साथ जुड़ेगा, उसके साथ में हम आवाज उठाएगा, तो ये वो ऐसे वाला लोगों से नहीं होगा। जैसे ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन आप लोगों का जो ये पद यात्रा भी बहुत ही फेमस हुआ और लोग एक तरह से लोगों को अवेयरनेस भी रहा कि अरे करप्शन के अगेंस्ट में ऐसा भी स्टेप उठाया जा सकता है और बहुत सारे लोग अवेयर भी हो गए गांव-गांव तक। जो हम लोग भी जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और गांव वाले लोग भी जो है स्पेशली जो आमा पार्टी लोग होते हैं, जो वहाँ की महिलाएं होते हैं, वो भी इस करप्शन का मुद्दा को कैसे उठाना है, कैसे करना है। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन में एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया उन लोगों को भी। इस तरह से आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर गवर्नमेंट कुछ आपका अच्छा नहीं कर रहा है तो बहुत सारा इम्पैक्ट भी रहा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का। जब
जब अरुणाचल से आप जब दिल्ली तक जाते हो, तो बीच में जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा जो गाँव वाले हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपका जो जो स्टेप को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए, मोटिवेट भी हुआ और हमें भी बहुत सारा फीडबैक हुँ। मिला और बहुत सारा ऐसे न्यूज़ भी मिला जिसमें वो भी चाहते थे कि करप्शन यहाँ से थोड़ा हट जाए। तो हुँ। और क्या-क्या आपने इम्पैक्ट देखा कि आप यहाँ से जब पदयात्रा कर रहे थे या दिल्ली पहुँचे या धरना किया तो किस तरह का एक जो होता है ना छोटा-छोटा करप्शन जो हट जाते हैं या लोगों को डर लग जाता है या ऑफ़िस जल्दी टाइम में पहुँचते हैं, तो एएसी आपको ऐसा क्या पता चला कि हाँ, एएसी जब यहाँ से चल रहे हैं, करप्शन के अगेंस्ट में उतरे हैं, तो इस तरह का चेंजेस अरुणाचल में भी देखने मिला? इस तरह का आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, एक तो हमारा जो कैपिटल डीसी है हुँ, कैपिटल डीसी आईएएस तालुपोतम सर जी, हाँ, हाँ। उनका मैं लाइव वीडियो देखती रहती हूँ। ओके। उन्होंने एक मतलब कंपल्सरी एक रूल बना दिया था कि 9 बजे तक कोई भी ऑफिसर या स्टाफ अगर ऑफिस नहीं आते हुँ, हैं, हुँ। तो उनका 1 दिन का सैलरी कट हो जाएगा। ओके। तो 1 दिन का सैलरी कट हो जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने बनाया हुँ। और हर ऑफिस के चैम्बर में वो लाइव ऑन कैमरा लाइव वो विज़िट कर रहे थे। हाँ, हाँ। कितना बजे, कितना मिनट, कितना सेकंड लेट आया, पहुँचा। तो दिस इज़ वेरी हेल्दी हेल्दी साइन ऑफ द एक अच्छा अरुणाचल बनने का ये बहुत अच्छा शुरुआत है। हाँ। हेल्दी साइन है, ये एक मैंने देखा। हुँ, और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बहुत मैं तो पैदल चल रही थी, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल 2400 किलोमीटर का फाइनल डेस्टिनेशन माइंडसेट में तैयार करके चल रही थी। हाँ। लेकिन हमारे ऑनरेबल सीएम सर तो उसका कोई डेस्टिनेशन का पता नहीं, बट वो जंगल-जंगल भटक रहे थे। हुँ, हुँ। लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में भी भटक रहे थे, हुँ, वेस्ट सियांग के जंगलों में भी भटक रहे थे, फिर करादादी के जंगलों में भी मैंने उसको देखा। हुँ, हुँ। हर जगह वो अब मतलब इतने वो है ना मतलब एक्टिव हाँ, एक्टिव हो चुके हैं और इतने वो कॉशियस हो चुके हैं हुँ, चीज़ों को हुँ, लेकर के हुँ। कि नहीं, अब हमको करना है। नहीं नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वरना ये पता नहीं एएससी का इम्पैक्ट है कि किसका इम्पैक्ट है मुझे नहीं पता, बट हाँ, एट लीस्ट हाँ। दे आर अलर्ट, दे आर एक्टिव और वो लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देख कर के मुझे बहुत खुशी मिलती है, हुँ। संतुष्टि मिलती है कि चलो हाँ, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। हाँ। और इसके साथ-साथ और एक सबसे बढ़िया चेंजेस तो ये है कि हमारे लोग जो पहले घबरा जाते थे, सहमे हुए रहते थे, चाह कर के भी बोल नहीं पाते थे, हुँ, हुँ। वो लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ पोर्टल्स के माध्यम से आ रहे हैं, अपनी-अपनी विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी हुँ। ओपिनियंस को रख रहे हैं और अपने साथ हो रहे अन्याय को भी बात कर रहे हैं और लोगों के सामने वो मतलब खुलकर मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में, सोसाइटी बिल्डिंग में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बट साथ ही साथ मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, सोशल प्लेटफ़ॉर्म चाहे वो फ़ेसबुक हो, लाइव हो या कुछ भी हो, डिजिटल पोर्टल हो, जब कभी भी आते हो, प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को और ग्रीवेंसेस को बताइएगा और आपकी जो भी इश्यूज़ है उनको बताइएगा। जब कभी भी आइएगा तो गाली-गलौच, स्लैंग वर्ड वगैरह यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि सोशल प्लेटफ़ॉर्म जो है बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है। पहले ज़माने में हम मिनिस्टर्स को, एमएलएज़ को या ऑफ़िसर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 3-3, 6-6 महीना लाइन पे लगते थे, फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। आज के ज़माने में आपको अपॉइंटमेंट माँगने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास में सोशल मीडिया है, डिजिटल पोर्टल है, आप कुछ भी अगर आपके इश्यूज़ है वो लेके आ जाइए, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और उस मिनिस्टर या एमएलए तक पहुँच भी जाता है, उस ऑफ़िसर तक भी पहुँच जाता है। तो इसलिए जब कभी भी हम अगर किसी चीज़ को लेकर के कंप्लेन करके निकलते हैं, तो हम कंप्लेनेंट का पहले खुद का कैरेक्टर भी ठीक होना पड़ेगा, खुद का कंडक्ट भी, खुद का एटीट्यूड भी, बिहेवियर भी ठीक होना पड़ेगा। तो समटाइम्स आवर पीपल यूज्ड टू यूज़ स्लैंग वर्ड्स और दिस एंड दैट, धमकीबाजी करना, ये सब नहीं करके हम लोग एक ग्रेसफुल तरीके से भी हम लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को रख सकते हैं। एज़ वेल एज़ हम अपनी लड़ाई को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम लड़ सकते हैं। हँस-हँस के भी लड़ सकते हैं। हम हँस के लड़े या रो के लड़े या चिल्ला के लड़े या गुस्सा करके लड़े, आखिर लड़ाई तो लड़ाई है ना। तो ये एक जंग है, ये एक मुहिम है और ये यहाँ रुकने वाली नहीं है, यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरा सिस्टम नहीं सुधर जाता है। कल को मैं इस धरती पे रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जितने भी अपकमिंग न्यू जनरेशंस के जितने भी यंगर जनरेशंस हैं, उनसे भी मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिएगा, इस टीम स्पिरिट को कंटिन्यू रखिएगा आगे तक। और जो खास करके अभी का मेरा हाल फिलहाल का जो टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कन्वेनर, फाइनेंस जितने भी कैबिनेट है, उन सबसे मैं हार्टिली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग मेरे इस लेगेसी को आगे लेके बहुत शानदार तरीके से
आगे लेके आगे बढ़ते रहिएगा। कल को मैं कितने दिन तक आप लोगों के साथ एएससी में रह सकूं, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी आई एम 40+, तो मैं भी उम्र, तो लेडीज की उम्र बहुत जल्दी चली जाती है, तो इसीलिए मैं कितना दिन कंटिन्यू रह पाऊंगी ये तो पता नहीं, फिर हेल्थ का भी इश्यूज लगा रहता है और इंसान का लाइफ का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मेरा ये मतलब दिलो जान से चाहत है कि मैं रहूं ना रहूं, बट ये टीम एएससी का जो एक टीम स्पिरिट है और ये जो कंसेप्ट है अरुणाचल को रीबिल्ड करने का, रीसेप करने का, ये हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। बट व्हाई ओनली टीम एएसी? और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं करप्शन के अगेंस्ट में मुद्दा उठाने के लिए। तो पूरा एएसी को ही बर्डन दे के रखना भी तो क्या जरूरी है? मतलब लोग और भी तो आ सकते हैं आगे बढ़ चढ़ के, वो भी तो करप्शन के अगेंस्ट में बात कर सकते हैं। या नहीं, मैं यही तो कहती हूँ, एएससी का फुल फॉर्म क्या है? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि एएससी में टीएससी नहीं है, तो को शीतल अगेंस्ट करप्शन नहीं है, तामे तुबिन अगेंस्ट करप्शन टीटीएससी नहीं है, जेबीएससी जाबोंग ओमले अगेंस्ट करप्शन तो नहीं है, बीरेंद्र तालंग अगेंस्ट करप्शन, इट्स कॉल्ड अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। तो अरुणाचल मीन्स एंटायर अरुणाचल ऑटोमेटिकली कवर होता है। तो जितने भी अरुणाचल के सिटीजन्स है, यहाँ के जितने भी उसको नेटिजन्स बोलिए, दिनाइजन्स बोलिए, जो भी बोलिए, ये सारे ऑटोमेटिकली दे आर, दोज हु आर अगेंस्ट करप्शन, दे आर ऑटोमेटिकली, दे आर ऑलरेडी, दे आर मेंबर ऑफ एएससी। यस, एग्जैक्टली। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एएससी ऑल द टाइम आई यूज टू प्रेजेंट लाइक एएससी मीन्स अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। मैं कभी भी सेल्फ सेंटर होके तो शीतल मी दिस दैट ऐसा मैं नहीं हूँ। मेरा हमेशा सोच विचार है कि even you are also, if you are not happy with the corruption, you are also part of ASC. so many people, even media, बहुत सारे मीडिया बंधु भी है, मीडिया भाई बहन लोग भी है जो करप्शन से उग चुके हैं, करप्शन के अगेंस्ट में वो लोग भी अपना रिपोर्टिंग करते हैं, जर्नलिज्म को अपना आगे बढ़ा रहे हैं। इवन माय ब्रदर ताकम सोनी, आई हैव सीन हिम सो मेनी ओकेजन्स दैट वो कवरेज करता है, कभी एजुकेशन पे कर रहा है, तो कभी रोड पे कर रहा है, कभी बहुत सारी चीजों पे कर रहा है। ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एएससी। तो हर कोई पार्ट ऑफ एएससी है दोस्त। इवन यू आर फाइटिंग फॉर अगेंस्ट करप्शन, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एएससी। एएससी मीन्स दोस्त, इवन इलेक्टेड मेंबर कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ एएससी। अगर कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर या फिर कोई एमपी करप्शन के अगेंस्ट में वॉइस रेज करता है, तो ऑटोमेटिकली ही और शी विल बिकेम द पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ एएससी। तो AAC means the entire people of Arunachal Pradesh, those who are against corruption, can come forward and join. Exactly. So this will be my last question. Okay. जैसे many people like they used to think, और वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि तोको शीतल is so much interested, she's vocal, और आपको आयरन लेडी भी मानते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सोच है, और बहुत सारे लोग ये भी अज्यूम करते हैं या सोचते हैं कि क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहोगे, क्या आप एमएलए या एमपी या अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे बाहर में? बिकॉज पीपल थिंक यू हैव दैट पोटेंशियल कि यू आर आउटस्पोकन, और आप अच्छे बोल लेते हो और आपके पास एक पोटेंशियलिटी भी है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं और सोचते हैं कि क्या आप मतलब ऐसे आओगे क्या पॉलिटिक्स में कभी, अगर आपको मौका मिलेगा तो? देखिए, सिंस बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ मैंने 2 बार पॉलिटिक्स ट्राई किया था। एक बार जेडपीएम लेवल में और एक बार स्टेट असेंबली लेवल में, एमएलए लेवल में। दोनों बार मुझे हार का सामना करना पड़ा, और उसका सिर्फ 2 ही रीजन था। एक रीजन जो यहाँ का जो एक जो ट्रेंड सेट होके रखा हुआ है, नीड बेस में जो पॉलिटिक्स चलता है, दे डोंट सी द क्वालिटी ऑफ लीडर, दे ओनली सी द क्वांटिटी ऑफ लीडर, और ये बना के रखा हुआ है। तो इसके वजह से मेरा हारना तो तय था ही था। और दूसरा ये कि मुझसे पॉलिटिक्स होता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में होने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा लोगों को बेवकूफ भी बनाना पड़ेगा, जो कि मुझसे होता ही नहीं। कुछ कोई अगर आके अच्छा ये बात किसी को मत बताओ बोलने से, हाँ वो आदमी आके बोला था ये बात किसी को मत बताओ। दैट इज माई कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ दैट मतलब मैं आई कैन नॉट बी ए वेरी गुड पॉलिटिशियन। बट ये होते हुए भी लोग, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल, आज आप आई थिंक यू आर द 6-7 नंबर, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मीडिया न्यूज डिजिटल पोर्टल वाले घर में आके पूछ चुके हैं कि आप क्या एमपी कॉन्टेस्ट करने वाले हो या ये करने वाले वो करने। तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि माय डियर, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं अरुणाचल जैसे एक्सपेंसिव स्टेट में, जहाँ पे अरुणाचल में दूसरी चीज एक्सपेंसिव नहीं, इलेक्शन इज टू एक्सपेंसिव, नो ऑर्डिनरी पीपल कैन इवन इसको अफोर्ड करने के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अरुणाचल का ये ट्रेंड है। तो इसके चलते मेरी तो कोशितल, मेरी खुद की क्या औकात है, गाड़ी नहीं है चलाने को, घर नहीं है, मैं अभी भी रेंटेड बिल्डिंग में रहती हूँ,
आई एम थैंकफुल, वेरी मच थैंकफुल टू आओ परदुंग नामलो में मैं अभी रह रही हूँ। तो उसके बाद मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है, मेरे पास अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, मैं कहाँ से ये मोटे मोटे बंडल में भर के लोगों को खुश करूँ, इम्प्रेस करूँ, तो वो तो मेरी औकात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं नहीं कहती हूँ कि मैं तोकोशीतल आई एम द बेस्ट, मुझे बनाइए, या फिर ये मैं क्लेम नहीं करती हूँ कि मैं बनना चाहती हूँ, मुझे मौका दीजिए, ये मैं नहीं कहती हूँ। मैं इसका पूरा का पूरा मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ती हूँ कि पब्लिक एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। अगर आप अच्छा से सोच लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, या तो आप जो अभी प्रेजेंट में जो लीडर लोग बैठे हुए उनको सुधार के उन्हीं को अगर आप अपना बनाएंगे सोचते हैं तो भी वो आपके ऊपर है। या फिर अगर आप लोगों को रत्ती भर भी लगता है कि नहीं, हमारा शीतल बहन को एक अगर हम लोग बनाता भी है, इसको हम लोग मौका देता भी है, तो शीतल बहन शी कैन ऑल्सो इफेक्टिवली वर्क, ऐसा अगर आप सोचता है, पब्लिक खुद ही पेप्सी लेके आना पड़ेगा, पब्लिक खुद ही चावल लेके आना पड़ेगा, पब्लिक खुद ही सब्जी लेके आना पड़ेगा, पब्लिक खुद ही मीट मछली लेके आना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक बोलना पड़ेगा कि चलो बहन शीतल, शीतल दीदी, शीतल बेटी, आपको हम आगे, मेरा क्योंकि हम खेती में बिजी होगा ना, तो हम असेंबली में नहीं जा पाएगा या फिर हम पार्लियामेंट में नहीं जा पाएगा। हम जो मेरा ये तकलीफ है, मेरा खेती में एमआईपी नहीं है, एमआईसी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको प्लीज वहां पे जैसे भी करके बात कर दीजिए, ऐसा बोल के अगर कोई भेजेगा बोलने से, तो मैं कहाँ मतलब मना करती हूँ, मैं मना नहीं करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ में ये बिल्कुल मेरा क्लियर ये है कि मुझे प्लीज ये मत सोचिए कि मैं खुद कैंडिडेट बनने के लिए ये करप्शन के इशू में कूदा या नहीं। आप मुझसे बेटर कैंडिडेट ढूंढ के निकाल के लेके आइए जो कि पूरा कॉमन पब्लिक का एक्सेप्टेंस हो, और आप बोलिए उनके साथ में रहना है। या फिर आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं, प्रेजेंट जितना भी लीडर है ये लोग सब ठीक है, पब्लिक 99% पब्लिक अगर प्रेजेंट लीडर को मानता है तो मैं भी साथ में मानूंगी, मैं भी तो एक पब्लिक हूँ। और अगर 99.9% पब्लिक को लगेगा कि नहीं, लीडरशिप नीड टू बी चेंज, देन व्हाई इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन बी चेंज, एनीवन कैन बी अ लीडर। तो मेरा दिले ख्वाहिश लीडर बनने का तो नहीं है, पर पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं भी अपने स्टेट के लिए ये करूंगी वो करूंगी, तो कोशिश किया था, उस समय मुझे सबने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास में कुछ था ही नहीं। और आज अगर लोगों को लगेगा कि नहीं, तो शीतल को हमने उस वक्त रिजेक्ट करके गलती किया, अभी हम अगर शीतल आना भी ना चाहे तो भी हम शीतल को लेके आएंगे, लोग सोचेंगे, तो मैं अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने लिए करना चाहती हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ इतना इनजस्टिस हो रहा है मेरे आंखों के सामने। मैं रोड टैक्स पे करती हूँ, मैं वाटर टैक्स पे करती हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पे करती हूँ, लेकिन मेरे टैक्स पे किए हुए टैक्सेस को लेकर के ये लोग गलत उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके लिए मैं लड़ना चाहती हूँ, तो मेरे इस लड़ाई में कितने लोग मेरे साथ शामिल होंगे, तो इसलिए मैं वो लेटर ऑन लोगों का ओपिनियन इस पे डिपेंड करेगा, एंड कंप्लीटली वो दिल की ओपिनियन डिपेंड करेगी, दिमाग वाला ओपिनियन फिर काम नहीं करेगा कि आप इसको यहाँ फंसाओ उसको फंसाओ। जैसे मछली कांटा में बंसी में फंसा के कीड़ा को फंसा के, केचू को फंसा के मछली फंसने के लिए करता है ना, वो माफिक शीतल को आगे धकेल के उसका बाद में मैं बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो सब भी मेरे साथ कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं एज ए शीतल में जो हूँ आपके सामने ऑन कैमरा जो हूँ, मेरे घर पे भी आप आके देखिएगा मैं कैसे रहती हूँ, कैसे खाती हूँ, कैसे पीती हूँ, मुझे देखिएगा, मैं यही हूँ जो आपके सामने हूँ, मेरा और कोई दूसरा रूप नहीं है। तो लेट अस सी लोगों का क्या सोच है, लोगों का चाहत क्या है। ओके, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपका टाइम देने के लिए। Well, thank you so much. It's Thank been a you. nice chatting with you. Thank you so much. Yeah. All the very best for your channel. Okay, Keep thank you. updating. Thank you. ठीक है।